नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके बीच लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का अफवाह तंत्र। साथियों, अब आने वाले समय में लगातार एक के बाद एक जो परीक्षाएं हैं उनकी डेट घोषित होने वाली है, इसलिए लगातार आप तैयारी में जुटे रहें। और हम करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत। भारत का अफवाह तंत्र। भारत का अफवाह तंत्र। देखिए, अफवाह तंत्र होता क्या है? अफवाह तंत्र का मतलब होता है कि जल का क्षैतिज रूप से बहना, यानी जल का अपने ढाल के अनुसार बहना या क्षैतिज रूप से बहना, उसको क्या कहते हैं? अफवाह। उसको कहते हैं अफवाह। और अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? यानी अफवाह किसे कहेंगे? जल का क्षैतिज रूप से बहना, यानी कि ढलान के अनुसार जैसे जल ऐसे बह रहा है, जैसे इसको कहेंगे अफवाह। और तंत्र किसे कहेंगे? जैसे एक जल स्रोत है, जैसे ये नदी है और इस नदी में ये छोटी छोटी नदियां आकर के मिल रही हैं। कोई नदी यहाँ से निकल करके इसमें यहाँ मिल गई, कोई नदी यहाँ से निकल कर यहाँ मिल गई। तो अब इस नदी का पानी घूम करके यहाँ आता है, इस नदी का पानी घूम करके इसका भी पानी इसमें आता है। तो अब जो ये क्षेत्र है ना, जहाँ से ये अलग अलग नदियाँ शुरू हो रही है, ये जो बीच का ये पूरा क्षेत्र हो गया, ये हो गया अफवाह तंत्र। यानी ये एक मुख्य नदी है, तो ये जो सब है ये पूरा क्षेत्र, ये इस नदी का अफवाह तंत्र हो गया। यानी अफवाह का मतलब जल का क्षैतिज रूप से बहना। अब बात करते हैं भारत के अफवाह तंत्र की। भारत में कितने प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है? तो भारत में 2 प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। भारत में अफवाह तंत्र कितने प्रकार का पाया जाता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? देखो, एक तो है आपका हिमालयी अफवाह तंत्र। हिमालयी अफवाह तंत्र। और दूसरा है आपका प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह तंत्र। एक तो हिमालय क्षेत्र अफवाह तंत्र, एक प्रायद्वीप, ये भारत का अफवाह क्षेत्र है। जैसे ये भारत है, मान लो, ये आपका भारत है। तो जो इस हिमालय क्षेत्र से जो नदियां निकल रही हैं, जो इस क्षेत्र से जो नदियां निकल रही हैं, वो है आपका हिमालयी अफवाह तंत्र। हिमालयी अफवाह तंत्र। और जो इस क्षेत्र की जो नदियां हैं, इसको कहेंगे हम प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह तंत्र। यानी कि जो हिमालय के क्षेत्र से जो नदियां निकल रही हैं, जो हिमालय के क्षेत्र से जो नदियां निकल रही है, उसे कहेंगे हिमालयी अफवाह तंत्र। और जो प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियां निकल रही है, इनका जो अफवाह क्षेत्र है इन नदियों का, उसे कहेंगे प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह तंत्र। अब देखो, हिमालयी अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? तो इसकी बात करें तो जैसे आपकी आती है गंगा,
नदी अफवाह तंत्र। दूसरा आता है आपका सिंधु नदी तंत्र। और तीसरी आती है आपकी ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये किस अफवाह तंत्र का भाग है? तो ये है आपके हिमालयी अफवाह तंत्र का भाग। और जो प्रायद्वीप की बात करते हैं तो इसमें आपकी आती है जैसे गोदावरी, दूसरी है आपकी जैसे एक आपकी गोदावरी होगी, दूसरी आपकी कावेरी, नर्मदा, ताप्ती और आपकी पेन्नार। यह आपकी प्रायद्वीपीय भाग की, जो कि अब इनको भी दो भागों में बांटा गया है। ये तो हो गई पश्चिमी घाट वाली। प्रश्न कई बार आता है कि निम्न में से पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां, यानी कि वे नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं, और ये नदियां हैं जैसे दामोदर नदी, महानदी, वे नदियां हैं जो पश्चिमी घाट की तरफ, पूर्वी घाट की तरफ, जो कि नागपुर के पठार से निकलती है। कौन से पठार से? नागपुर के पठार से जो नदियां निकलती हैं, तो ये है आपकी नागपुर से पठार से निकलने वाली, ये है आपकी पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां, जो कि किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भाग का अफवाह तंत्र के भाग है। अब इनकी विशेषता, जो हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, जो हिमालय से जो नदियां निकलती हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या है? देखो, नित्यवाही। हिमालय से जो नदियां निकलती है, हिमालय क्षेत्र से जो नदियां निकलती है, वो नित्यवाही नदियां होती है। नित्यवाही का मतलब सदा निरा, नित्यवाही या सदा निरा, जो कि लगभग पूरे वर्ष बहती रहती है। दूसरी बात, ये नदियां वी आकार में बहती है। किस आकार में? वी आकार में। गहरे गार्ज का निर्माण, ये गहरे गार्ज का निर्माण करती है ये नदियाँ हिमालय वाली। अब ये गहरे गार्ज का निर्माण क्यों करती है? क्योंकि ये ऊंचाई से बहती है, जिससे तेज पानी पड़ता है, तो गहरे गार्ज से। एक ये नदियाँ हैं पूर्ववर्ती, ये नदियाँ क्या है? पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, यानी हिमालय के निर्माण से भी पहले की ये नदियाँ हैं। इनकी विशेषता क्या क्या है? दूसरी बात, हिमानी या ग्लेशियर, यानी इन नदियों को जल कहाँ से मिलता है? या तो बर्फ के जो ग्लेशियर उनसे, और वर्षा से, दोनों वर्षा से और हिमानी ग्लेशियर, इन दोनों से ये जल प्राप्त करती है। तो क्या क्या होगी? एक तो ये नित्यवाही है, सदा निरा है, हमेशा बहती रहती है। एक ये वी आकार का निर्माण करती है, इनका जो अफवाह तंत्र है। गहरे गार्ज का निर्माण करती है, यानी बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती हैं।
जो कि गिलगित महाखंडा है, बहुत ही विशाल महाखंडा है गिलगित महाखंडा। एक ये पूर्ववर्ती नदियाँ, यानी हिमालय के निर्माण से पूर्व में भी ये नदियाँ बहती थी। हिमालय के निर्माण के बाद भी ये इन नदियों ने अपना रास्ता नहीं चेंज किया, ये उसी अपने रास्ते से बहने लगी। और ये इनको जल कहाँ से प्राप्त हुआ है? वर्षा से या बर्फ के ग्लेशियर से। एक ये नदियां हैं, तो ये क्या है कि मौसमी नदियां हैं, यानी ज्यादातर ये कब बहती हैं? वर्षा ऋतु में ही बहती है। और ये गार्ज का निर्माण पहली बात तो करती नहीं है, करती है तो फिर ये उथले गार्ज का निर्माण करती है, यानी कि ज़्यादा गहरा गार्ज नहीं बनता, उथला थोड़ा छोटा गार्ज का निर्माण करती है। और इनको जल केवल वर्षा से मिलता है। इनको जल का किससे मिलता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से, यानी ये मानसून में ज़्यादा बहती है, यानी वर्षा से इनको जल प्राप्त होता है, जिनकी इनको बर्फ से। तो ये ज़्यादा बहती कब है? या तो वर्षा ऋतु में ज़्यादा बहती है, जब बरसात होती है तब ज़्यादा बहती है, और या फिर गर्मी में जो ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ग्लेशियर पिघल जाते हैं और ये नदी उफान पे होती है। और इन नदियों में पानी कब आता है? ज़्यादातर वर्षा ऋतु में। अब बात करते हैं हम हिमालयी अफवाह तंत्र की, गंगा नदी की। सबसे पहले तो गंगा नदी की लंबाई, यानी गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है आपकी 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। इसका उद्गम, तो देखो उद्गम की बात करें इसको, गंगा नदी की, तो एक उत्तराखंड, जैसे ये भारत है, ये आपका भारत है। तो यहाँ है आपका, पहले उत्तर प्रदेश था, अब इसमें उत्तराखंड हो गया। तो ये उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड की एक जगह है उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी के पास एक जगह का नाम है गंगोत्री। क्या नाम है? गंगोत्री। और गंगोत्री के पास जो गोमुख है, गंगा नदी निकलती कहाँ से है? उत्तराखंड राज्य में उत्तराकाशी है, उत्तराकाशी के पास गंगोत्री के पास गोमुख से निकलती है। प्रश्न आ जाए किस राज्य से निकलती है, तो आप बताओगे उत्तराखंड से। उत्तराखंड में जगह का नाम मान लो उत्तराकाशी हो, सबसे पहले तो राज्य पूछे तो उत्तराखंड, और फिर यदि जगह का नाम आ जाए कि गोमुख से, तो आप बताओगे गोमुख न आकर के गंगोत्री आ जाए तो आप बताओगे गंगोत्री भी न आकर के उत्तराकाशी आए ऑप्शन में, ये दोनों ही नहीं आए तो आप बताओगे उत्तराकाशी से। अब देखो ये आपकी जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय और लघु हिमालय के पास ही उत्तराखंड की उत्तराकाशी से निकलती है, लेकिन ये अलग अलग धाराओं से निकलती है। इसको हम देखो, एक धारा ये आपकी आ गई,
इसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है? गंगा नदी को भागीरथी बोलते हैं ना, तो ये नदी कौन सी है? भागीरथी। और ये भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। ठीक है, कौन सी नदी है? भागीरथी। भागीरथी इधर से एक नदी और आती है, इसका नाम क्या है? बिलांगना। इस नदी का नाम क्या है? बिलांगना। और इसी के पास भागीरथी नदी, बिलांगना नदी, इसी नदी के पास यहाँ पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है टिहरी बांध। क्या नाम है इस बांध का? टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा? टिहरी। प्रश्न कई बार आता है कि सब भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध है, लेकिन भाखड़ा बांध तो क्या है कि गुरुत्वीय प्रकृति का बांध है। किस तरीके, यानी इसकी प्रकृति अलग, ये अलग तरीके का बांध है, वो अलग तरीके का है। वो गुरुत्वीय पद्धति का बांध है, जो कि प्रश्न आए कि गुरुत्वीय पद्धति में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भारत का? गुरुत्वाकर्षण पद्धति में, गुरुत्वीय पद्धति, तो उसमें बताओगे आप भाखड़ा बांध। और प्रश्न सिर्फ ऐसे ही आए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, और ऑप्शन में टिहरी बांध और भाखड़ा नागल बांध दोनों हो, तो भी आपको करना है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा पूछे, लेकिन यदि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो उसमें टिहरी बांध न होकर के भाखड़ा बांध है, तो आपको भाखड़ा करना है। और यदि प्रश्न आ जाए कि गुरुत्व पद्धति का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, गुरुत्व पद्धति का, तो टिहरी और भाखड़ा दोनों हो, तो भी आपको भाखड़ा ही करना है। यदि उसमें लिखा है कि गुरुत्व पद्धति का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो फिर आपको भाखड़ा करना है। यदि ये दोनों हो तो, और ये अकेला हो तो भी भाखड़ा ही करना है, ये दोनों हो तो भी भाखड़ा ही करना है। ठीक है। और ऑल ओवर देखें तो सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध है। अब देखो, ये भागीरथी नदी आ गई यहाँ से उत्तराकाशी से, ये यहाँ पे आ गई। अब इधर से है आपका एक जगह का नाम है केदारनाथ, सुना होगा आपने, केदारनाथ। केदारनाथ से एक नदी आती है और उस नदी का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। केदारनाथ से जो नदी आती है उसका नाम है मंदाकिनी। अब ये जो इस साइड से दो नदियां और आती हैं, ये आपका है बद्रीनाथ। अब देखो, बद्रीनाथ में विष्णु भगवान का मंदिर है और केदारनाथ में किसका मंदिर है? शिव जी का मंदिर। यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, बद्रीनाथ में विष्णु जी का मंदिर है। तो ये जो बद्रीनाथ है, यहाँ से एक नदी आती है, उसका नाम है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा। अब इसी में एक नदी और आती है इस साइड से, और उसका नाम है, आपने सुना होगा, धौली गंगा। बद्रीनाथ से एक नदी आती है विष्णु गंगा, ऊपर से एक नदी और आती है धौली गंगा। ये दोनों नदियां इस एक जगह पे मिलती है, इसका नाम है विष्णु प्रयाग। प्रश्न आता है कि धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों किस जगह पे मिलते हैं, तो विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग किन नदियों का संगम है, तो धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली और विष्णु गंगा दोनों का जो संगम है, उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। ठीक है। अब यहाँ से इस नदी का नाम क्या पड़ता है? अलकनंदा। इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है? अलकनंदा। विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों मिली विष्णु प्रयाग में, और यहीं से इस नदी का नाम हो गया अलकनंदा। अब अलकनंदा नदी जो ही आगे बढ़ती है, इसमें एक नदी और मिलती है,
इस नदी का नाम क्या है? ये जो नदी है, इस नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी। इस नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी। ठीक है, तो जब ये नदी मंदाकिनी नदी इस जगह पे मिलती है तो इसका नाम हो जाता है, इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है नंदप्रयाग। क्या नाम है? नंदप्रयाग। ध्यान से समझना इस चीज को। अब ये अलकनंदा आगे बढ़ती है और जो ही आगे बढ़ती है, इस यहाँ पे एक नदी और मिलती है, इधर से आती है एक नदी, और इस नदी का नाम क्या है? पिंडार। क्या नाम है? पिंडार नदी। और ये पिंडार नदी जिस जगह पे मिलती है, इसको कहें, इसका नाम है कर्णप्रयाग। यानी पिंडार नदी अलकनंदा में मिलती है, कहाँ पे? कर्णप्रयाग में। ठीक है, अब ये जो है केदारनाथ से जो मंदाकिनी नदी आ रही है, मंदाकिनी नदी ये मिलती है आपके रुद्रप्रयाग में। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग। ध्यान से समझना इस चीज को। देखो, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आ रही है, ये मिली है इस अलकनंदा में। तो ये जिस जगह पे मिल रही है, इस जगह का नाम क्या हो गया? रुद्रप्रयाग। ठीक है, अब ये जो इधर से आ रही थी भागीरथी, भागीरथी में भी लांगना नदी मिलती है, इसी पे यह टीरी बांध बना है। अब ये नदी आगे चल करके ये भागीरथी, और जो ये अलकनंदा नदी आ रही है इधर से, इसमें ये आकर के यहाँ मिलती है, और यहीं से इसका नाम पड़ता है गंगा। गंगा नदी का गंगा नाम कहाँ से पड़ता है? इस जगह से। इस जगह का नाम क्या है? देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। यहीं से अब यह आपकी बनती है गंगा। गंगा नदी का गंगा नाम कहाँ से पड़ता है? देवप्रयाग से। दोबारा से समझो, लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर है। निकलती कैसे है गंगा? देखो, मेन गंगा इसको माना जाता है वैसे, भागीरथी को। ठीक है, तो ये जो, लेकिन ये गंगा के नाम से नहीं निकलती, ये निकलती है भागीरथी के नाम से। भागीरथी नदी निकलती है उत्तराकाशी, गंगोत्री, गोमुख से। ठीक है, अब इसी उत्तराखंड से ये दूसरी नदी निकलती है बिलांगना, जो कि ये इसके भागीरथी नदी में ये मिल जाती है। ठीक है, भागीरथी नदी आगे बढ़ करके आ जाती है देवप्रयाग में। अब देवप्रयाग में जो ये आ रही है आपकी अलकनंदा, जो कि किस नदियों से बनी हुई है? अलकनंदा। इस अलकनंदा में मंदाकिनी मिली रुद्रप्रयाग में, एक मिलती है इसकी कर्णप्रयाग में, ये पिंडार नदी मिलती है कर्णप्रयाग में, और मंदाकिनी मिलती है नंदप्रयाग में, और विष्णुप्रयाग में मिलती है धौलीगंगा और विष्णुगंगा। ये दोनों की दोनों कहाँ पे मिलती है? विष्णुप्रयाग में। इन सभी धारों का सामूहिक रूप क्या हो गया? अलकनंदा। तो ये अलकनंदा आकर के देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती हैं, और यहीं से इसका नाम गंगा होता है। आया कंसेप्ट समझ में? अब इनमें से देखो प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न आ गया, देवप्रयाग में संगम है, यानी देवप्रयाग में किन किन नदियों का संगम है? तो देवप्रयाग में कौन सी? एक तो भागीरथी नदी मिलती है देवप्रयाग में, एक आती है अलकनंदा, क्योंकि इस नदी का नाम क्या रखा है? अलकनंदा। यहाँ से
यहाँ से इस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा, और ये इस देवप्रयाग में मिलती है, तो दोनों का नाम फिर हो जाता है गंगा। तो देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? एक तो मिलती है आपकी भागीरथी, एक मिलती है आपकी अलकनंदा। तो आपका प्रश्न उत्तर होगा अलकनंदा और भागीरथी। प्रश्न आ गया कि विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग में किन नदियों का संगम है? तो विष्णुप्रयाग में देखो ये है विष्णु, तो विष्णु में विष्णु गंगा और धौली गंगा, विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों के नदियों के संगम को क्या कहेंगे? विष्णुप्रयाग। तो हो गया आपका धौली गंगा और विष्णु गंगा, क्योंकि एक तो विष्णुप्रयाग है तो विष्णु गंगा मिलेगी और एक धौली गंगा। ठीक है। प्रश्न आ जाए कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग किन नदियों का संगम स्थल है? तो कर्णप्रयाग है एक तो पिंडार का और एक ही अलकनंदा। पिंडार और अलकनंदा दोनों का संगम स्थल क्या है? कर्णप्रयाग। इसी तरह किसी नंदप्रयाग नंदाग्नि अलकनंदा से मिलती है। और गंगा नदी का निर्माण किन दो नदियों से होता है? भागीरथी और अलकनंदा से। ठीक है। अब देखो आगे, गंगा नदी नाम यहाँ से पड़ता है। अब ये आपकी उत्तराखंड है, उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है तो उत्तराखंड में ये आती है ऋषिकेश। उत्तराखंड में ये सब आती है। देवप्रयाग के बाद आती है ऋषिकेश। ऋषिकेश के आगे चल करके आता है आपका हरिद्वार। ऋषिकेश के आगे कहाँ पहुंचती है? हरिद्वार में। और हरिद्वार भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और हरिद्वार में जब ये क्या है कि पहाड़ों से उतर करके मैदानी भागों में प्रवेश करती है। यानी कि गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश कहाँ से करती है? गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश कहाँ से करती है? तो हरिद्वार से। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी पहाड़ों से उतर करके मैदान में आ जाती है। हरिद्वार में इस नदी के ऊपर एक नहर निकाली गई है, ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकाली गई है? हरिद्वार से। और हरिद्वार के बाद आता है आपका एक शहर आता है बिजनौर, उत्तर प्रदेश में। कौन सा? बिजनौर। तो इसी बिजनौर के अंदर एक नहर निकाली गई है। कौन सी? मध्य गंगा नहर। मध्य गंगा नहर कहाँ से निकाली गई है? बिजनौर से। इसके बाद आती है ये एक शहर आता है नरोरा। नरोरा वही नरोरा है जहाँ पे परमाणु बिजली घर स्थापित है। जैसे चित्तौड़गढ़ में है ना रावतबाटा, महाराष्ट्र में है तारपुरा, तो ये नरोरा में भी एक परमाणु बिजली घर है नरोरा। इस जगह पे एक नहर निकाली गई, उसका नाम है निम्न गंगा नहर। निम्न गंगा नहर। ये तीन मुख्य नहरें इस गंगा नदी से निकाली गई है। बिजनौर एक तो हरिद्वार में ऊपरी गंगा, बिजनौर में मध्य गंगा, नरोरा में निम्न गंगा। अब यहाँ से ये नदी आगे चलती है तो यहाँ पे आता है फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद के बाद आता है आपका कन्नौज। इस कन्नौज, ये जो कन्नौज है तो कन्नौज के पास इसमें एक नदी आती है इधर से, रामगंगा। क्या नाम उसका? रामगंगा। रामगंगा नदी आपके इस कन्नौज में आकर के रामगंगा नदी गंगा नदी में मिलती है।
प्रश्न आ जाता है कि गंगा नदी में सबसे पहले सहायक नदी कौन सी मिलती है, तो रामगंगा। तो रामगंगा मिलती कहाँ है, कन्नौज में। फिर ये आगे चलती है कन्नौज के बाद में, तो आपका इधर आता है प्रयागराज। प्रयागराज कौन सा आता है, प्रयागराज। तो इधर से एक नदी आती है, इसका नाम क्या है, यमुना। यमुना या कालिंदी। यमुना नदी का नाम क्या है, कालिंदी भी है और यमुना भी है। तो ये यमुना नदी आती है और यमुना नदी आकर के इसमें प्रयागराज में मिलती है। इसे पहले इलाहाबाद नाम था, आजकल इसका नाम हो गया प्रयागराज। तो प्रयागराज में प्रश्न आ जाए कि यमुना नदी या कालिंदी नदी गंगा नदी में कहाँ पे मिलती है, तो ये मिलती है प्रयागराज में। फिर जैसे आगे चलती है तो प्रयागराज के बाद में एक नदी आती है, इसमें गोमती सागर, गोमती नदी। गोमती नदी कौन सी नदी, गोमती। ये भी कहाँ पे मिलती है, उत्तर प्रदेश में। गोमती नदी के किनारे 2-3 शहर है, कौन कौन से है, एक तो आपका है जौनपुर। जौनपुर किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे। और गोमती नदी निकलती है पीलीभीत से। कहाँ से निकलती है, पीलीभीत में फुल्लर झील। पीलीभीत फुल्लर झील से आपकी ये गोमती नदी निकलती है। और इसी गोमती नदी के किनारे आपका एक तो जौनपुर है, एक जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। प्रश्न आता है लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे। जौनपुर किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे। ठीक है। फिर ये आगे चलती है तो इसमें आपकी एक नदी और आती है इधर से, ये जगह का नाम है छपरा और इधर नदी का नाम है घाघरा। कौन सी नदी, घाघरा नदी, छपरा बिहार में। अब कहाँ पे पहुँच गए हम, बिहार में। यह आपका बिहार शुरू हो गया। तो बिहार में एक नदी मिलती है घाघरा, और ये बिहार में मिलती कहाँ से है, छपरा में। फिर ये थोड़ी सी आगे चलती है तो इधर से एक नदी मिलती है, इस नदी का नाम है सोन नदी। कौन सी नदी, सोन नदी, जो कि निकलती कहाँ से है, अमरकंटक की पहाड़ी। छपरा से जो ही आगे चलती है तो ये पहुंचती है पटना, जो मौर्य काल में इसको कहते थे पाटलिपुत्र। तो इस पटना में पहुंचती है। तो पटना में जब गंगा नदी पहुंचती है तो ये सोन नदी पटना में मिलती है। सोन नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है, पटना में। और इधर से वो आपकी आई थी यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ पे मिली थी, प्रयागराज में। अब प्रश्न कई बार आता है कि हिमालय से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो कि दाईं तरफ से मिलती है, यानी निकलती हिमालय से है लेकिन मिलती दाईं तरफ से है, तो वह है यमुना। यानी गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं ना,
वो सब की सब कहाँ से मिलती है? जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती है वो सब की सब बाईं तरफ से मिलती हैं, ठीक है। लेकिन ये यमुना नदी निकलती ऊपर से, लेकिन मिलती कहाँ से है? दाईं तरफ से। हिमालय से निकल के दाईं तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? यमुना। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी कौन सी है? यमुना। गंगा के परिप्रेक्ष्य में ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यमुना से संबंधित है, क्योंकि देखो ये और नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं? हिमालय क्षेत्र से निकल रही है, तो ये इस साइड से मिल रही है। लेकिन ये नदी निकल रही तो हिमालय क्षेत्र से ही है, लेकिन मिल किधर से रही है? नीचे से। ये जो नदी है सोन, ये भी दाईं तरफ से निकल रही है, लेकिन ये मिलती है, लेकिन निकलती है ये इस साइड से। समझ रहे हो ना बात? पटना के आगे चलते हैं तो एक जगह का नाम आता है हाजीपुर। क्या नाम है? हाजीपुर। और हाजीपुर में एक नदी आती है गंडक। नेपाल से एक नदी निकल कर के आती है गंडक, जो कि गंगा नदी में कहाँ पे आके मिलती है? हाजीपुर में, ठीक है। अब हाजीपुर से आगे निकलती है, जगह का नाम है बागलपुर। ये बिहार चल रहा है अभी। इस बागलपुर के अंदर एक नदी ऊपर से आती है, और इस नदी का नाम है कोसी, जो कि 7 धाराओं से मिलकर के बनी है। ये कोसी नदी 7 अलग अलग धाराओं से, और इसकी मुख्य धारा का नाम था अरुणा। इसलिए कोसी नदी को अरुणा नदी भी कहते हैं, और इस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ये नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है, हर बार नया नया रास्ता ढूंढ लेती हैं। इसका पानी जो आबादी क्षेत्र है उसमें घुस जाता है और बाढ़ आ जाती है। इसलिए इस कोसी या अरुणा नदी, ऑप्शन में कोसी आ जाए तो या अरुणा जाए तो भी बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कई बार तो कोसी आ जाता है, कई बार अरुणा आ जाता है। अरुणा जाना, ठीक। बागलपुर आ गया। बागलपुर से फिर आगे चलती है ये नदी, तो आता है आपका मालदा। मालदा कहाँ पे है? पश्चिमी बंगाल में। इस जगह पे ऊपर इधर से एक नदी आती है, और उस नदी का नाम है महानंदा। इस नदी का नाम क्या है? महानंदा। महानंदा नदी कहाँ पे मिलती है? मालदा में। गंगा नदी में महानंदा नदी मिलती है मालदा में। और मालदा के पास ही है फरक्का बैराज, ठीक है। मालदा पश्चिमी बंगाल में है, फरक्का बैराज इधर देख लेते हैं। अब जो वहां से आगे चलते हैं, जैसे ये फरक्का बैराज आ गया, फरक्का बैराज आ गया, तो ये इधर से ही फिर ये नदी 2 भागों में पड़ती है। एक तो जैसे ये आपका बांग्लादेश है, इधर एक धारा तो चली जाती है आपकी बांग्लादेश में, तो इस फरक्का के बाद इस धारा का नाम पड़ता है पद्मा। बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम क्या होता है? पद्मा। बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो गंगा नदी किस नाम से प्रवेश करती है? तो ये पद्मा के नाम से, ठीक है। ये आ गया, ये बांग्लादेश में आ गई। एक इसकी धारा है वो हुगली नदी के रूप में होगी। एक इसकी धारा इस फरक्का जो बैराज है, फरक्का बैराज, ये जो फरक्का बैराज है यहाँ से ये 2 धाराओं में कट गई। एक तो हो गई पद्मा जो कि बांग्लादेश में प्रवेश कर गई, दूसरी हुगली जो पश्चिमी बंगाल से होकर के, और ये बंगाल की खाड़ी की, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। अब जो ये पद्मा नदी इसमें प्रवेश की, तो इस एक जगह का नाम है चांदखेड़ी। क्या नाम है? चांदखेड़ी। तो इस चांदखेड़ी में ऊपर से वो नदी आती है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र जब तक भारत में रहती है उसका नाम रहता है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम रहता है? ब्रह्मपुत्र।
और जो ही बांग्लादेश में हो गई, यहाँ इसका नाम हो गया, इसी का नाम, इसका नाम हो गया जमुना। इसका नाम क्या हो गया? जमुना। ये नदी आकर के इस जगह पे चांदखेड़ी में ये पद्मा मिलती है और इधर से ये जमुना। इस जमुना का पहले नाम था ब्रह्मपुत्र और इस पद्मा का पहले नाम था गंगा। ठीक है, इधर से ये पद्मा हो गई, इधर से ये जमुना हो गई, चांदखेड़ी नामक स्थान पे मिल गई। थोड़ी सी आगे चलते ही इसमें एक नदी और मिलती है, बराक। क्या नाम है? बराक नदी। और ये बराक नदी मिलने के बाद अब यहाँ से इसका नाम हो जाता है मेघना। क्या नाम हो जाता है? मेघना। और मेघना नदी के रूप में ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। और इसी को जो ये क्षेत्र है इसको बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन वन का डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा का मतलब है कि नदी जैसे जो ये नदी आई यहाँ पे ये फैल गई, ठीक है, फैल गई तो ये मैदान सा हो गया। एक तो नदी आकर के जैसे ऊपर से आकर के ऐसे गिरे तो ऊपर से गिरेगी तो मैदान का निर्माण थोड़ी होगा। लेकिन ये नदी क्या है कि यहाँ आकर के फैल जाती है अलग अलग धाराओं में, तो उस जगह का नाम है, उसे कहते हैं डेल्टा। और यहाँ सुंदरी वन ज़्यादा है यहाँ पे। कौन से वन? सुंदरी वन। इसलिए इसका नाम हो गया सुंदरवन का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा, जो कि कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में है। और यहाँ पे जवारी वन पाए जाते हैं। इस वनस्पति को हम कहते हैं मैंग्रोव वनस्पति। क्या कहते हैं? कौन सी वनस्पति पाई जाती है यहाँ पे? मैंग्रोव वनस्पति। यानी सुंदरवन के डेल्टा में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो मैंग्रोव वनस्पति। कौन से वन पाए जाते हैं? सुंदरी वन या जवारी वन। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम क्या होता है? जमुना। गंगा नदी का बांग्लादेश में नाम क्या होता है? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र पद्मा ये दोनों नदी किस नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो मेघना के नाम से। ठीक है, आगे ही समझ में गंगा नदी का अफवाह तंत्र क्या है, कौन कौन से जैसे शहर पड़ते हैं, जैसे प्रयागराज पड़ता है, छपरा पड़ता है, पटना पड़ता है, हाजीपुर पड़ता है, भागलपुर पड़ता है, कानपुर और पड़ता है। कौन सा? कानपुर। कानपुर भी इस गंगा नदी के किनारे है। एक आपका यहीं पे है वाराणसी, लखनऊ से पहले ही वाराणसी। वाराणसी जहाँ से नरेंद्र मोदी सांसद है, कहाँ से? वाराणसी से। तो वाराणसी भी पड़ता है, कानपुर भी पड़ता है, प्रयागराज, छपरा, पटना, हाजीपुर, भागलपुर, ये सब के सब शहर का किस नदी के किनारे पड़ते हैं? गंगा नदी के किनारे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी गंगा नदी। एक और ध्यान रखना है कि 2008 में इस गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है गंगा नदी को। और इसमें एक जीव पाया जाता है जिसे कहते हैं गंगा डॉल्फिन। यानी कि गंगा नदी में जो मछली पाई जाती है उसका नाम है गंगा डॉल्फिन मछली, और उस राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई। यानी भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा की डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन का नाम से प्रसिद्ध है। तो भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। और भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। इस गंगा नदी को स्वस्थ करने के लिए एक योजना चलाई गई थी। 1 जुलाई 2014 को नमामि गंगे यानी गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए कौन सी योजना चला गई? नमामि गंगे, 1 जुलाई 2014 से। भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी। लेकिन ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि ऋग्वेद में भारत की सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को। और प्रश्न आ जाए कि ऋग्वेद में भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी माना गया है सिंधु नदी को। और सिंधु नदी को ऋग्वेद में इंडस के नाम से जाना गया है। यह प्रश्न कई बार आता है कि सिंधु नदी का
सिंधु नदी का ऋग्वेद में किस नाम से उल्लेख मिलता है? तो इंडस नदी के नाम से। ठीक है साथियों, ये हो गई आपकी गंगा नदी।